ब्यास घाटी अपने नैसर्गिक सौंदर्य और भौगोलिक दुरूहता के कारण जानी जाती है। इस क्षेत्र की अपनी खास सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी है। यहाँ के पहनावे, खान पान और प्रकृति की सुंदरता की झलक यहाँ की लोक कथाओं में भी मिलती है। तो आइए चलते हैं क्रिएटिव लोक की दुनिया में और सुनते हैं ब्यास घाटी की एक और लोक कथा, ज्योलिंगकोंग का खेत। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम है प्रज्ञा। आदि कैलाश मार्ग में एक गांव है कुटी। बहुत समय पहले उसके आसपास के इलाके में एक राजा राज्य करता था। नाम था लिबेनिया। उनकी 2 रानियां थीं। एक रानी तिब्बत की थी और दूसरी नेपाल के मारमा इलाके की। तिब्बती रानी तो तिब्बत के पठारों से ही आई थी, ऐसी जगह जहां खेती भी बहुत कम होती है। रानी के मायके में भी अन्न का उत्पादन बहुत कम होता था। जो कुछ मोटा अनाज पैदा हुआ वही खा लिया। कुटी में भी जो मोटा अनाज पकता था वो उसे खूब भाता था। वह तो तिब्बत का खाना जैसे भूल ही गई थी। और नेपाल की रानी का मायका मारमा में था। मारमा का सेरा तो अन्न उगलता था। सेरे में रोपाई लगती थी। धान की रोपाई से लेकर फसलों की कटाई तक खेतों में खूब रंगत रहती। धान में बालियां पकने के दिनों में तो सेरा बासमती की सुगंध से महक उठता था। राहगीर ठहर कर एक गहरी सांस भरकर ही आगे बढ़ते थे। खूब पैदावार होती थी और धान से भी अधिक गेहूं बरसता था। यूं उनकी हरियाली नजरें थाम लेती तो बसंत में हरियाली के ऊपर खिला सरसों ऐसा लगता जैसे हरे कालीन पर पीले फूलों की नक्काशी कर दी गई। घर में चावल, दलहन, तिलहन, इन सभी चीजों की भरमार। छोटी रानी को ब्यास घाटी के मोटे अनाज जैसे मड़वा, मक्का, बाजरे से बने व्यंजन बिल्कुल नहीं भाते थे। वह यहाँ के पारंपरिक व्यंजन खाने की आदत बिल्कुल नहीं बना पा रही थी। वह भरपेट खा भी नहीं पाती। उसे अपने मायके की याद बरबस ही हो आती। वह उदास रहती और धीरे धीरे कमजोर भी दिखने लगी। रानी को मायके की याद आती तो उसे अपने मारमा का सेरा जरूर याद आता, लेकिन उसने मान लिया था कि अब ससुराल ही उसका घर है। जब वह अपने छाजे पर बैठकर बाहर देखती तो उसे ज्योलिंगकोंग का बंजर खेत दिखाई देता। वह अपने सपनों में खो जाती। कभी ज्योलिंगकोंग में धान की रोपाई, कभी उसमें से धान की कटाई, कभी सरसों, कभी बैलों की घंटियां। छाजे पर बैठकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। राजा उसकी मुस्कान देखकर बड़ा खुश होता। एक दिन एकांत में रानी राजा को भी अपने सपने में घुमा ले गई। रानी ने कहा कि अन्न से धन मिलेगा और हमारा राज्य संपन्न हो जाएगा। राज्य के प्रति रानी का प्यार देखकर राजा गदगद हो गया। वह रानी की हर तरह से मदद करने लगा। हर वक्त वह रानी से अन्न और धन की ही बात करता। वह रानी की भी हर बात मानता और अपने राज्य के भरे हुए खजाने का ख्वाब देखा करता। उधर तिब्बती रानी इस बात से चिढ़ने लगी। राजा को नेपाली रानी के साथ देखती तो उसे बहुत जलन होती। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि बातें क्या हो रही हैं। एक दिन चुपके से जाकर छाजे के नीचे बैठ गई। सारी बातें जानकर तो उसकी रातों की नींद ही उड़ गई। वह अपने मायके की फसल उगाने की सोचती, लेकिन ऐसा तो उसे कुछ भी याद ही नहीं था जो यहाँ ना होता हो। वहां तो सिर्फ नमक मिलता था। आखिर सारी रात सोचकर उसने तय किया कि वह कुटी गांव में नमक की खेती करेगी। उसके मायके तिब्बत की तरह कुटी में भी नमक पैदा होगा तो उसे भी खूब तवज्जो मिलेगी। और उसे यकीन हो गया कि इस तरह से वह नेपाली रानी से आगे निकल जाएगी। वह नमक का बीज लेने तिब्बत चली गई। और इधर नेपाल की रानी ने सबके साथ मिलकर खेत तैयार करना शुरू कर दिया। कंकरीली जमीन और ठंडी जगह कुछ भी सड़कर खाद बनाने में बहुत वक्त लगा देती थी। उसने शौका परंपरा के अनुसार वहां के सभी कीड़े मकोड़ों से प्रार्थना की कि वे इस भूमि में आकर रहें और इस भूमि को उपजाऊ बना दें। खेत में गोबर, पानी सब कुछ डाला गया। कुछ ही दिनों में उधर गोबर के गोल गोल लड्डू गुरकाते गुबरैले दिखने लगे। मिट्टी में उथल पुथल करते केंचुओं के आते ही मिट्टी काली भुरभुरी होने लगी।
जमीन धीरे धीरे बोने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होने लगी। रानी के मायके मारमा से धान का बीज भी आ गया। अन्न की महक से तो चूहों ने आतंक ही मचा दिया। कुटी के ठंडे इलाकों में सांप तो होते नहीं थे। खेत चूहों और छुछुंदरों की ऐशगाह बन गए। इन खेतों में सांप का होना बहुत जरूरी था। नेपाली रानी ने नाग देवता की आराधना करने का निर्णय लिया। उधर तिब्बती रानी छोटी रानी की इस असफलता पर बहुत खुश थी। उसने ना खेत तैयार किए ना मेहनत की, लेकिन सीधे नमक बो दिया और वह उगा भी नहीं। जब उसे नाग देवता से जुड़ी नेपाली रानी की इन कोशिशों का पता चला तो उसकी ईर्ष्या की कोई सीमा न रही। उसने गांव की एक दुष्ट जादूगरनी को बुलाया और दोनों ने उन्हें मार डालने की योजना बना ली। किसी को शक न हो इसलिए उन्होंने दन बुनने में काम आने वाले रल को पकड़ लिया। उधर नेपाली रानी की आराधना से नाग देवता आखिरकार प्रसन्न हो गए। उन्होंने दारमा घाटी से सिनला पास होते हुए ज्योलिंगकोंग की यात्रा शुरू कर दी। यह 15 मील की दुरूह चढ़ाई थी। रानी और नाग देवता चढ़ते गए। जादूगरनी और तिब्बती रानी को तो वो रास्ता पहले से ही मालूम था। वे इसी चोटी में छिपकर बैठ गई। जैसे ही उन दुष्ट औरतों ने नाग देवता को देखा, उन्होंने अपनी अपनी तेज धार वाली रल से नाग देवता का सिर काट डाला। नाग देवता का सिर ढलान से होता हुआ कुटी घाटी के किनारे जा गिरा और उनकी बाकी देह ने चट्टानों पर अपना निशान छोड़ा। इस अपराध का पता चलने पर राजा आग बबूला हो गया। वह तुरंत उस जगह पहुंचा। तिब्बती रानी और जादूगरनी के साथ उसकी लड़ाई हो गई और लड़ते लड़ते तीनों मारे गए। नाग देवता के मारे जाने से रानी का सपना भी सपना ही रह गया। तब से कुटी में सिर्फ मोटा अनाज ही पैदा होता है। ज्योलिंगकोंग में धान जैसे ही धानी रंग की घास उग पाती है, लेकिन धान नहीं। अभी आपने सुनी ज्योलिंगकोंग का खेत। इस लोक कथा में खेत को उपजाऊ बनाने के लिए कीड़ों को बुलाने, केंचुए का माटी भुरभुरा बनाने, गुबरेले का गोबर लुढ़काने जैसी प्रसंग आए हैं। विज्ञान विषय में हम जैव परिस्थितिकी तंत्र, किसान के मित्र व शत्रु, जीव, खाद्य श्रृंखला आदि पाठ पढ़ाते समय इस कहानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कथा में एक और नेपाल की मारमा घाटी का सेरा, उच्च हिमालयी क्षेत्र ब्यास और तिब्बती पठार प्रदेश व काली नदी घाटी का उल्लेख हुआ है। ये तीनों अलग अलग देश के क्षेत्र हैं। तीनों जगहों की जलवायु भिन्न है। भूगोल विषय में ऐसी विषय वस्तु को पढ़ाते समय इस कहानी को सुनाया जा सकता है। इसी तरह दनकालीन बनाने की दस्तकारी, सामाजिक सांस्कृतिक जनजीवन के प्रसंग भी कथा में हैं। सामाजिक विज्ञान के पाठ स्थानीय जनजीवन व कुटीर उद्योग पढ़ाते समय इस कहानी का प्रयोग किया जा सकता है। भाषा शिक्षण में तो लोक कथाओं का इस्तेमाल हम करते ही हैं। लोक कथाओं में सामान्यतः आंशिक बदलाव करके इन्हें शिक्षोपयोगी बनाने के अवसर भी होते हैं। इसलिए शिक्षक साथी अपनी शैक्षिक समझ से इसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप रूपांतरित भी कर सकते हैं।